हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ओके, नेशनल इनकम किन किन पर्टिकुलर टाइप्स में या किस किस पर्टिकुलर मेथड से कैलकुलेट की जा सकती है वो हम समझेंगे, और कैसे की जाती है वो हम समझेंगे। ओके, सो नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी मेजर्ड बाय 3 डिफरेंट मेथड्स: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, इनका जो नेम है इसी के अकॉर्डिंग इनका काम होता है। वैल्यू एडेड मेथड, कितनी वैल्यू ऐड हो रही है आपकी इकोनॉमी में, उसे हम बोलते हैं ये चीज हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड में। ठीक है, इनकम मेथड में हम इनकम की हेल्प से, जितने भी लोग हैं उनकी इनकम की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं नेशनल इनकम को। एंड एक्सपेंडिचर मेथड में हम एक्सपेंडिचर के बेसिस पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब तीनों में क्या क्या पर्टिकुलर चीजें होती है, क्या हमें इंक्लूड करना होता है, क्या हमें इंक्लूड नहीं करना होता है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। अब देखो, ये जो तीनों मेथड्स है ना, इन तीनों मेथड्स के क्वेश्चंस, दैट इज जो हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, वो तो हम तब करेंगे जब हम इन तीनों का मतलब समझ लेंगे अच्छे से। तो इट मीन्स सबसे पहले हमें तीनों मेथड की थ्योरी पार्ट कंप्लीट करनी है। उनमें समझना है हमें कि क्या पर्टिकुलर चीज़ें हमें ऐड करनी होती है, क्या पर्टिकुलर चीज़ें हमें ऐड नहीं करनी होती है, और फिर उसके बाद में हम जो हैं अपने जो न्यूमेरिकल पार्ट पोर्शन है उस पर आएंगे एक साथ में। ओके, सो देखो, ये जो तीनों मेथड्स हैं इन्हें हम इंडिविजुअल एक एक वीडियो में कवर करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताऊंगी वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग इनकम मेथड पर बात करेंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड पर बात करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, जो कि सोलली सिर्फ और सिर्फ यही एक पर्टिकुलर मेथड है जो कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। उसके जो नाम है उससे क्या समझ में आ रहा है कि कुछ वैल्यू का एडिशन हो रहा है, राइट? अब वैल्यू का एडिशन किस में हो रहा है? तो देखो, सिंपल सी चीज है, आपके रॉ मटेरियल्स में कितनी वैल्यू का एडिशन हो रहा है कि वो एक फाइनल गुड बन रहा है। ओके, आ गया समझ में? देखो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम मिल्क। ठीक है, मान लीजिए मिल्क है आपका 50 रुपीज का। ठीक है, इस मिल्क में प्रोसेसिंग हुई, इस मिल्क से क्या बनी? इस मिल्क से आइसक्रीम बनी है। ठीक है, तो मिल्क जो हो गया वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा एक रॉ मटेरियल। कि आइसक्रीम बनाने के लिए हमें मिल्क की रिक्वायरमेंट है, तो मिल्क क्या हो गया? ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल, राइट? तो अब जो हमारा वैल्यू एडेड मेथड है वो हमें ये बताएगा कि इस मिल्क की वैल्यू में कितना एडिशन हुआ है। मान लीजिए जो आइसक्रीम बनी है वो आई हमारी कुछ 100 रुपीज़ की, और इसमें जो मिल्क है उसका बहुत ज़्यादा रोल है, या मैं सिर्फ ये बोल दूँ कि वो सिर्फ मिल्क से ही बनी हुई है। तो देखो कितना एडिशन हुआ, वैल्यू का कितना एडिशन हुआ। सो ये 50 का था, अब वो 100 रुपीज़ में बिक रहा है, राइट? तो ऑब्वियसली 50 रुपीज़ का एडिशन हुआ है। तो बस इसी पर्टिकुलर चीज को हम वैल्यू एडेड मेथड में पढ़ते हैं कि आपके जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, या फिर मैं बोलूं कि आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी वैल्यू में कितना एडिशन हो रहा है, वो चीज हम पढ़ते हैं अपने वैल्यू एडेड मेथड में। ठीक, आई होप कि ये एग्जाम्पल से आप लोगों को इसका जो पूरा मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा। Now, value added refers to the raw material or intermediate goods by a firm by virtue of its productive activities. Value added क्या है? Value added है raw materials में addition। ठीक है, raw materials में addition होना वैल्यू का किसी भी एक फर्म के थ्रू, उसकी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के थ्रू। ठीक है, मतलब कि कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होना पड़ेगा तभी रॉ मटेरियल्स जो है उनमें वैल्यू ऐड होगा। सिंपल सी चीज़ है, इतना कॉम्प्लिकेट करने की, पढ़ने की नीड ही नहीं है। रॉ मटेरियल्स में कितनी वैल्यू ऐड हो गई है, कितना अमाउंट बढ़ गया जब वो एक फाइनल गुड बन गया तब। ओके, इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एंटरप्राइज टू द करेंट फ्लो ऑफ गुड्स
एंड सर्विसेज। ये एक कंट्रीब्यूशन होता है एक एंटरप्राइज का, किस चीज में, करेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। करेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से हम क्या समझे, तो देखो सिंपल सी चीज है, इससे हम क्या समझे, करेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब ये हुआ कि एट प्रेजेंट आपकी जो इकोनॉमी है उसमें कितने गुड्स और सर्विसेज फ्लो कर रहे हैं। इट मीन्स ट्रेड किए जा रहे हैं, सेलिंग, परचेजिंग, ये सारी चीजें चल रही है एट प्रेजेंट एक करेंट सिचुएशन में, तो वो आ जाएगा हमारा करेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मान लीजिए कि एट प्रेजेंट कुछ 100 यूनिट्स हैं किसी भी गुड के जो कि हमारी पूरी इकोनॉमी में या पूरी हमारी मार्केट में ट्रेड हो रहा है। ओके, कोई परचेजिंग, सेलिंग, कंजम्पशन, इन सारी चीज़ों का ये सारी जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो की जा रही है। फिर जो हमारी एक कोई भी फर्म है उन्होंने और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया और उन्होंने मान लीजिए 10 यूनिट्स का और प्रोडक्शन किया, तो इन 10 यूनिट्स को भी तो वो मार्केट में ही भेजेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि फर्म्स खुद के पास रख लेगी, राइट, ये पर्टिकुलर चीज़ तो नहीं होने वाली। सो ये 10 यूनिट्स भी कहाँ जाएंगे, हमारे इकोनॉमी या मार्केट में। तो अब ये जो है ये हो गए हमारे 10 यूनिट्स और इंक्रीज हो गए, तो ये इन टोटल कितने हो गए 110 यूनिट्स। 110 यूनिट्स क्या बता रहा है कि आपकी जो करेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था उसमें एडिशन हुआ है, राइट। तो ये है आपका जो वैल्यू एडेड मेथड है, वो हमें बताता है कि आपकी जो पूरी करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है एक एंटरप्राइज का, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो ये सिंपल सी चीज है, क्या हुई, जो अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था मिल्क वाला, उसमें हमने क्या देखा था कि मिल्क है 50 रुपीज का, दैट मीन्स ये हमारा रॉ मटेरियल है, या फिर मैं इसे बोल सकती हूँ कि ये हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, राइट। और जो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट थी, मतलब कि जो हमारी आइसक्रीम की फाइनल प्राइस थी वो कितनी आई थी 100, तो इसे मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट भी बोल सकती हूँ, राइट। ये हमारी क्या आ गई, ये आ गई हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो देखो आपका जो वैल्यू एडेड है वो क्या बता रहा है, 100 माइनस 50 कीजिए, दैट मीन्स 50 आई आपकी वैल्यू एडेड, है ना, कि आपका जो एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल था उसमें कितनी वैल्यू ऐड की गई है उसे हम बोलते हैं वैल्यू एडेड। ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, इससे हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है इसे याद रखना बहुत जरूरी है। सो इससे हमें मिलता है GVA। GVA MP का मतलब क्या हुआ, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वैल्यू एडेड मेथड पढ़ रहे हैं, तो इससे हमें मिल रहा है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसे अगर मैं अपने जो एग्रीगेट्स थे उनके टर्म्स में बोलूं तो ये होगा हमारा GDP एट MP। ये जो बाय है ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ओके, वो नहीं आएगा। सो GDP एट MP दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो है वो हमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से मिलता है। इट मीन्स कि मैं ये बोल सकती हूँ कि इस वैल्यू एडेड की प्लेस पर मैं क्या लिख दूं, GDP एट MP, तो भी काम चलेगा। GDP एट MP का क्या फॉर्मूला हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये हमें मिलता है GDP एट MP। अब इस GDP एट MP को हमें कन्वर्ट करना होता है अपनी नेशनल इनकम, दैट मीन्स NNP एट FC में। ये जो कन्वर्जन है ऑलरेडी हम लोग पहले भी सीख चुके हैं कि क्या क्या करना होता है जिससे कि हमारे कोई भी एक एग्रीगेट किसी भी दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट हो जाता है। बस वही सारी चीज़ें करनी है, अभी हम आगे वापस वही पढ़ेंगे कि कैसे कन्वर्जन होता है। ओके, आई होप कि ये जो इतनी चीज़ें हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी कि वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है। ओके, नाउ अब जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना, ये हमें ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज क्वेश्चन में गिवन हो, इसको भी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है वो तो हमें एज इट इज गिवन होता है। ओके, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट को हमें कैसे फाइंड आउट करना है अब हम वो देख लें। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट रिफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब हुआ कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, वो सारे गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू जो कि मार्केट में ट्रेड हो रहे हो किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सो वो है
पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल में देखते हैं कि भाई 1 साल में जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज थे उनकी मार्केट वैल्यू क्या थी। मार्केट वैल्यू का मतलब सिंपल सी बात है कि जो एमआरपी होती है, ओके, हर एक प्रोडक्ट पे जो एमआरपी आती है वो हो गई उसकी मार्केट वैल्यू, ठीक। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सो उसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आप देखो सेल्स और चेंज इन स्टॉक अगर एज इट इज क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस कर दो कि कितने यूनिट्स है आपकी कोई भी एक कमोडिटी और किस प्राइस पर। मान लीजिए कि जो आइसक्रीम वाला हमने एग्जांपल लिया वो हमारी 10 यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं किस प्राइस पर? 100 रुपीज के प्राइस पर। तो सेल्स कितनी हो गई? सेल्स हो गई मेरी 10 into 100 दैट इज 1000 की, ओके। एंड प्लस चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक हो सकता है आपको एज इट इज गिवन है क्वेश्चन में, अगर नहीं गिवन है तो चेंज इन स्टॉक की जगह पर आप कैसे फाइंड आउट करते हो? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके नेम से समझ में आ रहा है कि हमें चेंज इन स्टॉक बताना है। तो चेंज इन स्टॉक हम कैसे बताएंगे भाई कि ओपनिंग कितना था और क्लोजिंग कितना था। मान लीजिए ओपनिंग मतलब कि जो हमारा बिगिनिंग ऑफ द ईयर था उसमें हमारा स्टॉक था 100 यूनिट्स का, और जो क्लोजिंग स्टॉक था मतलब कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारा स्टॉक था वो था 200 यूनिट्स का। तो आपका चेंज इन स्टॉक कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 200 माइनस 100 दैट इज 100 यूनिट्स का हो जाएगा आपका चेंज इन स्टॉक, ओके। तो अगर आप लोगों को वैल्यू ऑफ आउटपुट एज इट इज क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है तो आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करना होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब देखो सेल्स और चेंज इन स्टॉक के भी इंडिविजुअली एक एक फॉर्मूला हमने देखे, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा वैल्यू एडेड मेथड का, कि वैल्यू एडेड मेथड से हमें कौन सा पर्टिकुलर एग्रीगेट मिलता है। उसके बाद में एग्रीगेट मिलने के बाद में मतलब कि जीडीपी एट एमपी तो मिल गया, उसके बाद में हमने ये भी देखा कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है और उसके अंदर के फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि वो उतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नाउ क्या स्टेप्स होती है हमारी वैल्यू एडेड मेथड की? स्टेप्स किसकी? इसके लिए स्टेप्स नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए, ओके। तो सर देखो सबसे पहले जो हमारी स्टेप है वो क्या है? आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई दी प्रोडक्शन यूनिट्स। प्रोडक्शन यूनिट्स क्या कौन कौन सी होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट। तो ये हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है और उन्हें क्लासिफाई करना है, मतलब जो हमारे डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज हैं या फिर जो हमारे डिफरेंट आइटम्स होंगे उन्हें उनके नेचर के अकॉर्डिंग हमें फिट करना है अलग अलग उनके सेक्टर्स में, ठीक है। सो प्राइमरी, टर्शरी एंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स होते हैं हमारे गुड्स फर्म्स के, और इंडस्ट्रीज या प्रोडक्शन यूनिट्स में मैं बोलूँ तो वही चीज हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है? उसके बाद में हमें एस्टिमेट करना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब कि जो हमारा फॉर्मूला था वैल्यू एडेड का हमें वो अप्लाई करना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करना है, तो क्या मिल जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमें मिल जाएगा। अब ये मिल गया तो इसके बाद में अब हमें क्या करना है? इसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने को बोला हो तो वो कर लीजिए, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए बोला हो तो वो कर लीजिए। ये जो है ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गई, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। देखो हम सिंपल ये भी तो कर सकते थे कि जीडीपी एट एमपी गिवन है, जाना कहाँ है हमें जाना है एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी क्या होता है? तो ये होती है हमारी नेशनल इनकम, राइट। और हम लोग सीख रहे हैं नेशनल इनकम का कैलकुलेशन, तो हमने अज्यूम किया कि हमें तो एनएनपी एट एफसी तक ही जाना है। तो कैसे जाएंगे? देखो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करो, कैसे करते हैं हम? माइनस डिप्रिसिएशन। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करो। डोमेस्टिक जो है वो एक हमारा क्या हो गया? नैरोअर कंसेप्ट है, और जो नेशनल है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, राइट। सो डोमेस्टिक में हम ऐड करेंगे किस चीज को? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, तो हमारा नेशनल आ जाएगा। अब देखो वो एमपी और ये एफसी है, तो एमपी जो होता है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट हो गया और जो हमारा एफसी है वो एक नैरोअर कंसेप्ट हो गया।
तो फिर से हमें डिडक्ट करना है, किसे डिडक्ट करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो हमारे पास में ये आ जाएगा। अगर मैं जीडीपी एट एमपी में ये तीनों हमारी एप्लीकेशंस करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगी अपनी नेशनल इनकम, ठीक है। सो अब डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना हो तो वो करो, अदरवाइज डायरेक्टली भी हम नेशनल इनकम तक जा सकते हैं, ठीक है। एस्टिमेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अराइव एट नेशनल इनकम, तो ये चीज हमें पता है कि भाई वो कैसे हम वहां तक पहुंचते हैं, ओके। सो फिर आया क्या हमारा ये नेशनल इनकम का फॉर्मूला, इसकी भी हमारे पास में रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज अब हम इस चीज में एक्सपर्ट हो चुके हैं कि हमें ये छोटे छोटे फॉर्मूले इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। मुझे लग रहा है कि मैं सही बोल रही हूँ, आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता होगा कि आप ये एक एक जो छोटे छोटे फॉर्मूलेज होते हैं उन्हें पढ़ना पड़े, ओके। सो ये कुछ हमारी स्टेप्स होती है वैल्यू एडेड मेथड की, सिंपल सी स्टेप्स है, जिस चीज को हम अभी पढ़ के आए बस उसी को हमने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया और कुछ भी इसमें न्यू नहीं था, ठीक। फिर ये हमारा वही पर्टिकुलर चीज जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाई कि जीवीएट एमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस जीवीएट एमपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस जीवीएट एमपी ऑफ टर्शरी सेक्टर। देखो ये थोड़ा सा एक न्यू कंसेप्ट जो कि अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा। हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग वैल्यू एडेड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें मिलता है जीवीए एट एमपी, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो अब ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है मार्केट प्राइस का, वो एक एक पर्टिकुलर हमारी प्रोडक्शन यूनिट या फिर एक एक सेक्टर का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू एडेड होगा। लेकिन जो हमारा जीडीपी होता है वो क्या होता है, वो तो सारी जितनी भी हमारी जितने भी सेक्टर्स हैं, जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है, सबका सम अप होता है, राइट। तो हमने इंडिविजुअली जीवीए कैलकुलेट किया तीनों सेक्टर्स का, तीनों को ऐड कर दिया, तो क्या आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ गया, ठीक है। फिर आगे की कैलकुलेशन हमें पता है, इसमें माइनस डेप्रिसिएशन किया, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किया, तो डोमेस्टिक इनकम आ गई, और इसमें प्लस कर दिया एनएफआईए, तो क्या आ गया, नेशनल इनकम, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को इतना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा कि यहाँ पर क्या क्या हम लोगों ने पूरी प्रोसीजर की है, ओके। नाउ कुछ आते हैं हमारे प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो हमारे हम सारे मेथड्स पढ़ेंगे उसमें जो प्रिकॉशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप लोगों ने इन प्रिकॉशंस को केयरफुली नहीं पढ़ा तो आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर सकते हो आपके कैलकुलेशन में, जो कि क्या किस चीज में रिजल्ट करेगी, रॉन्ग आंसर में रिजल्ट करेगी। दैट मीन्स नो मार्क्स, ठीक है। एंड हमें मार्क्स तो चाहिए एंड उसी के साथ में हमें नॉलेज भी चाहिए। तो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं, विथ रीजन हम लोग समझेंगे कि ये हमें क्यों ऐड करना है और क्यों ऐड नहीं करना है, ओके। तो ये मेरी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि देखो अच्छे से पढ़ना एक एक प्रिकॉशन को, हर एक जो हमारी मेथड होने वाली उनकी। अब ऐसा नहीं है कि बस हमें प्रिकॉशन ही पढ़ने बाकी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रिकॉशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग गलती कहाँ कर देते हो, इन्हीं सारी चीज़ों में, इन्हें ध्यान से नहीं पढ़ते, फिर जब कैलकुलेशन करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, ओके। तो अच्छे से पढ़ना है हमें। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं उन्हें हमें इंक्लूड नहीं करना है नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में। क्यों नहीं करना है इस चीज को समझो सबसे पहले तो देखो हमें फॉर्मूला तो पता है कि आपको करना क्या है, फॉर्मूले में वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इससे हम ये तो समझ गए हैं कि हमें अपना जो इंटरमीडिएट गुड्स है या इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसे इंक्लूड नहीं करना होता है। लेकिन क्यों नहीं करना होता है, तो स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम कौन सी होती है, उसका नेम होता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ओके। ये जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है इस पर सोलली बेस्ड आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होती है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम होती है डबल काउंटिंग की। इससे हमें इसके नेम से क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज की जो काउंटिंग है वो डबल हो गई है, राइट। 2 बार किसी चीज की काउंटिंग कर ली गई है तो उसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग।
Double counting refers to counting of an input more than once while passing through various stages of production. अब डबल काउंटिंग का वही मतलब हुआ कि एक किसी भी पर्टिकुलर इनपुट को 2 बार काउंट कर लेना जब वो पूरी हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजर रहा है तब, ठीक है, पास हो रहा है तब। तो अब देखो 2 बार काउंटिंग कैसे हो गई। एक ही एग्जाम्पल लेते हैं हम व्हीट से लेकर ब्रेड तक का। ओके, फार्मर ने क्या सेल किया, व्हीट सेल किया, कितने का, 500 रुपीज का, किसे, एक मिलर को। इन्होंने फ्लोर सेल किया 700 रुपीज का एक बेकर को, और बेकर ने सेल क्या की, ब्रेड्स 1000 रुपीज की एक कंज्यूमर को, ठीक है। अब हो क्या रहा है ये समझो, यहाँ पे जो फार्मर है उन्होंने जब व्हीट को सेल किया तो वो कितने रुपीस की सेल की, 500 रुपीज की सेल की। फिर उसके बाद में ये हमारी प्रोडक्शन यूनिट यहाँ से स्टार्ट हुई, उसके बाद में जब वो नेक्स्ट प्रोडक्शन यूनिट पर गई तो उसका क्या बनाया गया, व्हीट को कन्वर्ट किया गया फ्लोर में, ठीक है। मतलब कि अब व्हीट की जो वैल्यू है उसमें एडिशन हो रहा है, व्हीट का कन्वर्जन हो रहा है, व्हीट में कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग चल रही है, तो व्हीट को अब उन्होंने क्या किया, फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया। ये कितने रुपीस का हुआ, ये हुआ 700 रुपीस का। ये जो 700 रुपीस है इसमें ऑलरेडी ये जो व्हीट है इसका अमाउंट इंक्लूडेड है। ओके, मतलब कि ये जो 500 रुपीस है ये इस 700 का ही पार्ट है। ये नहीं बोल रही मैं कि सिर्फ और सिर्फ जो फ्लोर है वो 700 का बना है, नहीं, फ्लोर जितने का भी बना हो उसे सेल किया कितने में, 700 में, जो कि जिसमें कि ऑलरेडी इंक्लूडेड हमारी व्हीट है। फिर उसके बाद में जब वो इससे आगे वाले प्रोडक्शन यूनिट में गया तो इसमें, इस ब्रेड में इस फ्लोर का भी अमाउंट इंक्लूडेड है और इस व्हीट का भी अमाउंट इंक्लूडेड है। ओके, तो मतलब कि ये जो आपका 1000 रुपीज है इसमें ये सिर्फ 700 इंक्लूडेड है। सिर्फ 700 क्यों बोल रही हूँ, अब मैं ये क्यों नहीं बोल रही कि ये 500 इंक्लूडेड नहीं है। तो देखो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, अगर मैं 500 प्लस 700 करूं, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये तो हमारी ब्रेड से ही ज्यादा हो गया, 1200 रुपीज का, जो कि ब्रेड से ज्यादा हो गया है। और हमें ये भी पता है कि ये जो 700 है इसमें ऑलरेडी जब 500 है तो मैं डबल काउंटिंग क्यों करूं, जब ये इसमें इंक्लूडेड है तो फिर मुझे इससे वापस से ये 500 रुपीज ऐड करना एक गलती होगी। ओके, इसलिए सिर्फ इस ब्रेड में मैं बोलूंगी कि ये 700 रुपीज जो कि ऑलरेडी किसी भी चीज की प्रोसेसिंग या उसे सेल वेल करने में, प्रोड्यूस करने में लग गई थी, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है हमारे ब्रेड में। अब ये जो ब्रेड है ये कौन कंज्यूम कर रहा है, एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। इस ब्रेड का वो कितना अमाउंट पे कर रहा है, 1000 रुपीज पे कर रहा है। अब ये चीज हमें पता होती है ना कि हमारे लिए जो भी फाइनल गुड्स जाते हैं उनकी जो भी MRP होती है वो उस MRP में हर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या टैक्सेस वगैरह जितना भी एक्सपेंसेस एक प्रोड्यूसर या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को इनकर किए गए वो सारे इंक्लूडेड होते हैं MRP में, है ना। अल्टीमेटली कंज्यूमर ही होता है जो एक एक चीज के लिए पे करता है, राइट। ये जो 1000 रुपीज है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे डिफरेंट वे में अपने सारे जितने भी लोग थे उसमें, राइट। ये 1000 रुपीज में से 300 रुपीज किसने रख लिए, बेकर ने। 700 किसको दिए, अपने मिलर को। इन्होंने 200 रुपीज रखे खुद के पास और 500 रुपीज किसे दिए, एक फार्मर को। तो देखो वो 1000 रुपीज जो थे वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए सब में, है ना। तो वही सेम चीज होती है कि अगर मैंने इस व्हीट का जो अमाउंट है उसे फिर से इस ब्रेड में इंक्लूड किया तो वो हमारी क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, कि आपने एक ही चीज को 2 बार काउंट कर लिया। और ऑब्वियसली चीज है जब मैं एक ही चीज को 2 बार काउंट करूंगी तो हमारा जो एस्टिमेशन या हमारा जो पर्टिकुलर एग्रीगेट आने वाला है वो रॉन्ग ही आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं रॉन्ग कैसे आएगा। मान लीजिए कि अभी जो मेरा GDP आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1000 रुपीज का। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पर वो डबल काउंटिंग वाली गलती कर देती तो क्या होता, इस 1000 में मैं ये 700 को ऐड करती और ये 500 को भी ऐड करती, है ना। तो ये इन सबको ऐड करने पर हमें कितना मिलता है, 2200।
तो इट मीन्स अब मैं ये बोल दी कि मेरा जो जीडीपी है वो कितना है, वो है 2200। अब यहाँ पर गलत हमें इंफॉर्मेशन मिली। अगर मैं बोल रही हूँ कि जीडीपी 1000 है और मैं बोल रही हूँ जीडीपी 2200 है, तो दोनों में डिफरेंस क्या पता चल रहा है कि हाँ, जो 2200 वाला जीडीपी है वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट उतना ज्यादा अच्छा हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। लेकिन वो एक मिस इंटरप्रिटेटेड या एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। सही इंफॉर्मेशन क्या है कि जीडीपी कितना है, 1000 है, राइट। तो इसलिए हमें डबल काउंटिंग जो होती है उसे अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, और डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए हमारे किसी भी पर्टिकुलर कैलकुलेशन में। इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को डबल काउंटिंग का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके थ्रू आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो होते हैं वो हमें क्यों इंक्लूड नहीं करने होते हैं अपने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में, ठीक है। So a careful examination reveals that each transaction contains the value of intermediate goods. ये अगर मैं इनका केयरफुली जब हमने एग्जामिनेशन किया तो हमें क्या समझ में आया कि हर एक जो हमारा ट्रांजेक्शन है उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस 700 में ये 500 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इस 1000 में ये 700 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और वो जो फार्मर के वीट का है वो भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझ में आई, इसलिए हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल गुड्स, जो फाइनल प्राइस होता है ना वो लेना है। ये जो बीच के जो प्राइजेस हैं उन्हें अपने कैलकुलेशन में लेना ही नहीं है। The value of wheat is included in the value of flour and the value of flour is included in the value of bread, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो अल्टीमेटली हुआ क्या, इस फ्लोर में जब ये वीट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसका मतलब क्या है, इस फ्लोर को ही मैं आगे इंक्लूड कर दूं, उस वीट को मुझे वापस ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होती है इसे अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कैसे अवॉइड किया जाता है इस चीज को समझो। ओके, तो इसके दो मेथड्स हैं, एक है फाइनल आउटपुट मेथड और एक है वैल्यू एडेड मेथड। ओके, सो फाइनल आउटपुट मेथड में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स शुड बी एडेड टू डिटरमाइन दी नेशनल इनकम। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेते हैं अपनी नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए। ओके, जैसे कि अभी हमने ब्रेड वाला एग्जाम्पल जो देखा, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो ब्रेड की वैल्यू है वो ली जाएगी, बाकी जो ब्रेड के जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनकी वैल्यू नहीं ली जाएगी। ओके, और एक होता है वैल्यू एडेड मेथड जो कि हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं। सो वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम टोटल ऑफ द वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोडक्शन यूनिट should be taken in the national income. ओके, हर एक प्रोडक्शन यूनिट्स में जितनी भी वैल्यू को ऐड किया जा रहा है उसे हम क्या लेंगे, अपने नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में लेंगे। ओके, सो आई होप कि ये जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी, और इससे अवॉइड कैसे करना है ये भी क्लियर होगी, और अवॉइड क्यों करना है ये भी क्लियर होगा कि अगर हमने डबल किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू का क्या किया, इंक्लूड किया, अगर हमने डबल किसी भी एक वैल्यू को मेजर किया तो हमारे जो पर्टिकुलर मेजर्स आने वाले, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम जो भी आने वाली है वो गलत आएगी और हम एक रॉन्ग कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। ओके, सो ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी अच्छे से, आई होप सो। ओके, सो अब आते हैं वापस हमारे प्रिकॉशंस पर। ये जो था वो हमने जो डबल काउंटिंग पढ़ा वो हमने इसके अंडर पढ़ा है अपने इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर, कि इंटरमीडिएट गुड्स को हमें क्यों इंक्लूड नहीं करना है अपने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में, क्यों नहीं करना है, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, अब वो क्या है वो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दी है। फिर चलते हैं हमारे सेकेंड वाले पॉइंट पर, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। क्या इंक्लूड नहीं करना है, सेल ऑफ परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अब क्यों नहीं करना है, अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं, ठीक है, कि क्यों नहीं करना है। देखो, मैंने एक साइकिल परचेज की। ओके, मैंने साइकिल परचेज की है 800 रुपीज की। मान लीजिए ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट था इस साइकिल का वो था कुछ हमारा 600 रुपीज का। ओके,
मतलब कि एक जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, जितने भी टैक्सेस वगैरह, मतलब कि जो भी प्रोडक्शन वाला कॉस्ट था वो कुछ हमारा 600 आया था, लेकिन वो जो साइकिल की जो फाइनल प्राइस थी वो कितनी थी 800। तो मैं ये बोलूंगी कि यहाँ पर जो वैल्यू का एडिशन हुआ है वो हुआ है 200 रुपीज का, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू ऐड हुई 200 रुपीज की। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि जब मैंने फर्स्ट हैंड साइकिल खरीदी थी तो वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू का एडिशन हुआ। अब मान लो ये मैंने साइकिल खरीदी, मुझे मेरा जो भी मूड हुआ, मुझे अच्छी नहीं लगी या मुझे जो भी रीजन हो, मैंने इस साइकिल को सेल कर दी। यही सेम साइकिल को सेल की है मैंने ₹700 में, ओके यही सेम साइकिल है, ओके इस पर्टिकुलर साइकिल में मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रही हूँ, वो जैसा था वैसा का वैसी, जैसी मैंने खरीदी थी वैसी ही मैं और किसी को सेल कर रही हूँ, कितने में, 700 रुपीज में, ठीक है। तो अब मुझे ये बोला जा रहा है कि आपको ये जो 700 रुपीज है ये इंक्लूड नहीं करना है आपकी कैलकुलेशन में। क्यों नहीं करना है ये समझो। अब यहाँ पर तो चलो समझ में आया था कि यहाँ पर क्या हो रहा था, वैल्यू का एडिशन हो रहा था, लेकिन क्या साइकिल को ही, जो साइकिल परचेज की वही साइकिल सेल करने में क्या कोई वैल्यू का एडिशन हुआ? क्या मैंने उस साइकिल में कोई भी मॉडिफिकेशंस किए? क्या कुछ नहीं किए, राइट। तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए थे, वो एज इट इज साइकिल को मैंने सेल किया, तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू का एडिशन नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए इसे मैं अपने नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में नहीं लूंगी, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी वैल्यू का एडिशन नहीं हो रहा है, ओके। और वही सेम चीज देखो, ये जो 700 रुपीज है ये हमें जहां से भी मिल रहे हैं, ये जिस गुड के लिए मिल रहे हैं उस चीज का प्राइस हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। तो अब अगर हम उसे वापस इंक्लूड करेंगे तो वो डबल प्लस ऐड हो जाएगा और वो एक हमें रॉन्ग नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम जो भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उस चीज पर पहुंच जाएगा, ओके। तो जब भी सेल या परचेज हो सेकेंड हैंड गुड्स की तो उसे हमें इंक्लूड नहीं करना है, ओके। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है कि क्यों इंक्लूड नहीं करना है। सबसे अच्छा रीजन तो ये समझ लो ना कि कोई वैल्यू का एडिशन ही नहीं हो रहा है, और वैल्यू एडेड मेथड में हमें क्या पता है कि वैल्यू का एडिशन होना चाहिए। तो जब वैल्यू का एडिशन ही नहीं हो रहा है तो हम उसे ऐड ही नहीं करने वाले हैं, ओके। आई होप स्टूडेंट्स की ये पर्टिकुलर चीज और ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। देखो ध्यान देना क्या हो रहा है यहाँ पे, जो सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन होंगी उन्हें इंक्लूड नहीं करना है। सबसे पहले तो सर्विसेज ऑफ सेल्फ कंजम्पशन होती क्या है, तो देखो सिंपल सी चीज है, वो सर्विसेज जो कि हम खुद के लिए ही कर रहे हैं या कोई अपने वालों के लिए कर रहे हैं, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, कोई भी, लेकिन उसके लिए हमें पे नहीं किया जा रहा है, ठीक है। वो खुद की सर्विसेज कर रहे हैं हम लोग, मतलब अर्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं खुद की हेयर स्टाइल बना रही हूँ, ओके, खुद के लिए तो सर्विस ही कर रही हूँ, लेकिन क्या मुझे कोई पे कर रहा है? क्या मेरे हेयर मुझे पे कर रहे हैं क्या कि अच्छा ठीक है आपने हमें ना थोड़ा अच्छे से कोम कर लिया है तो हम आपको पे कर देते हैं? ऐसा नहीं होता ना। बस वही चीज सर्विसेज ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, जो कि खुद को कंज्यूम, ऐसी सर्विसेज जो कि आप खुद कंज्यूम कर रहे हो, ओके। अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं, ये हेयर स्टाइल वाला तो ठीक है, वो एक सिर्फ मुझे आपको एक पे कंसेप्ट बताना था इसलिए मैंने बोला, बाकी इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि मम्मी कुकिंग करती है घर वालों को खाना खिलाने के लिए, ठीक है, घर वालों के लिए, ओके। ये मत समझना कि कुकिंग कर रही है वो कोई उनका कुछ भी एक वो शेफ हो या कोई भी उनका टिफिन सेंटर हो या कुछ भी हो, ठीक है, वो चीज़ें मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि घर वालों के लिए, उनकी खुद की फैमिली के लिए वो कुकिंग कर रही है, तो क्या फैमिली उन्हें पे करती है? नहीं करती, राइट। वो जो पर्टिकुलर सर्विस है वो किस चीज़ के लिए कर रही है? खुद के कंजम्पशन के लिए। एक टीचर है, ओके, टीचर का खुद का बच्चा है कोई, ओके, तो अब उस बच्चे को पढ़ा रही है कोई भी एक टीचर, तो क्या वो बच्चा उसे पे कर रहा है कि अच्छा आप तो एक टीचर हैं तो आप लीजिए, आप आपकी फीस लीजिए? नहीं होता ना ये। तो ये हमारी कुछ सेल्फ कंजम्पशन वाली सर्विसेज है। अब इन्हें हमें इंक्लूड नहीं करना है अपने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में। रीज़न क्या है? तो रीज़न सिंपल सा है, ये जो डिफरेंट सर्विसेज होती हैं हमारी, इन सारी सर्विसेज का जो वैल्यू होती है उससे एस्टिमेट करना
मुश्किल चीज़ है, ठीक है। मतलब कि ये समझो कि अलग अलग काइंड ऑफ सर्विसेज है। अब कोई टीचर है जिसका खुद का कोई बच्चा है और वो उसे पढ़ा रही है, तो हो सकता है कोई प्राइमरी लेवल पे पढ़ा रही हो, कोई एकदम सेकेंडरी लेवल या हायर एजुकेशन वाले लेवल पे पढ़ा रही हो, कोई कॉलेज लेवल पे या कोई कॉम्पिटिटिव उस पे। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ रही है कि ना जो आपकी पर्टिकुलर सेल्फ कंजम्पशन की सर्विसेज है वो अलग अलग लेवल पर की जाती है, अलग अलग मोटिव से की जाती है, और इनकी जो वैल्यू होती है वो एस्टिमेट नहीं की जा सकती, ठीक है। बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज़ है इनकी जो वैल्यू का एस्टिमेशन है वो, इसलिए हम इसे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, अगर आपकी वैल्यू जो वैल्यू को एस्टिमेट करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपका जो पर्टिकुलर एग्रीगेट आने वाला है या जो मेजर निकल के आने वाला है वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, इसलिए हम उसे इंक्लूड नहीं करते अपनी कैलकुलेशन में। ओके, सो ये अच्छे से ध्यान रखना कि जो सर्विसेज है सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो इंक्लूड नहीं की जाएगी, ठीक। फिर आता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन करना सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ये क्या हो रहा है, ये इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो गुड्स का प्रोडक्शन है वो इंक्लूड हो रहा है। हम सर्विसेज को तो नहीं कर रहे हैं लेकिन गुड्स को कर रहे हैं। रीजन क्या है वो समझो। मैंने अभी एक साइकिल का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। अब देखो मैं साइकिल का ही एग्जाम्पल और आगे भी ले चलती हूँ, अभी मुझे दूसरा आइटम नहीं तो सोचना पड़ेगा, तो ठीक है मैं साइकिल ही ले रही हूँ। अब मान लो मेरी खुद की एक फर्म है जिसमें साइकिल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अब जितनी भी साइकिल का मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ उसमें से एक यूनिट मैंने खुद ने रख ली, ओके। लेकिन वो जो एक साइकिल मैंने प्रोड्यूस की है उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स लगे उसे तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ा, है ना। तो रॉ मटेरियल्स का कन्वर्जन तो मुझे बराबर किया मैंने, तो वो जो रॉ मटेरियल्स की वैल्यू में एडिशन हुआ है वो कहाँ जाएगा, वो ऐड तो होगा ना। भले ही मैं उसके लिए पे नहीं कर रही हूँ, वो जो एक साइकिल है वो मान लीजिए वो साइकिल है 800 रुपीज़ की और मैं 800 रुपीज़ पे नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जो रॉ मटेरियल्स हैं उन्हें मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, उनकी वैल्यू में मैं क्या कर रही हूँ, एडिशन कर रही हूँ, राइट। तो मुझे ये इंक्लूड करना है अपने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में, क्योंकि मैंने कुछ अपने जो पर्टिकुलर गुड्स थे या कुछ भी मेरे पास में जो भी मटेरियल्स थे, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, उन सबको मैं पे भी कर रही हूँ और उनमें मैं प्रोसेसिंग भी कर रही हूँ, जिससे एक फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है मेरे पास में, ओके। तो जब भी हम गुड्स की बात कर रहे हैं तो उन्हें हम इंक्लूड करेंगे अपने नेशनल इनकम में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना गुड्स एंड सर्विसेज को अलग अलग कर लेना। यूजुअली क्या होता है, हम लोग ऐसे हैबिट है हम लोगों की कि हम ना ऐसे कंटिन्यूस में बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस गुड्स एंड सर्विसेज को अब हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। यहाँ पर सर्विस अलग हो गई, गुड्स अलग हो गए। सर्विसेज जो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर किसी भी सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, अच्छे से याद रखना। और जो गुड्स हैं अगर वो भी गुड्स भी सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो इन्हें हम इंक्लूड करेंगे, ओके। सो ये डिफरेंस है और इसे हमें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कि आपके जो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज को हम इंक्लूड नहीं करते हैं एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को हम इंक्लूड करते हैं, ओके। आई होप कि ये दोनों पॉइंट्स में आप लोगों को ये भी कंफ्यूजन नहीं होगा और ये अच्छे से क्लियर भी होंगे आपको। फिर आता है नेक्स्ट फिफ्थ वन, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज शुड बी इंक्लूडेड। क्या इंक्लूड करना है, इम्प्यूटेड वैल्यू। अब ये जो है ये थोड़ा सा न्यू टर्म होगा आई गेस आप लोगों के लिए कि ये होता क्या है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं मान लो मैं जिस घर में रह रही हूँ मेरा खुद का घर है, ओके। अब वो तो मैं रह रही हूँ, खुद का है, इसलिए मैं कोई रेंट पे नहीं कर रही हूँ। लेकिन मान लो अगर वही सेम घर मैं रेंट पर दे देती तो वो कितने में जाता, मान लीजिए 10,000 में जाता, ओके। मतलब कि मेरा जो घर है उसकी जो रेंट है वो 10,000 होती अगर मैं किसी को रेंट पर देती तो, ओके। अब देखो यहाँ पर जो हमारा घर है, जो हमारा हाउस है, उसकी वैल्यू में एडिशन हो रहा है ना, क्योंकि उसे हर मंथ 10,000 रुपीज मिलते हैं, तो उसकी वैल्यू में तो एडिशन हो रहा है कि वो भाई देखो 10,000
ऐसे ही थोड़ी ना मिल गए, है ना, तो उसकी वैल्यू में कहीं ना कहीं एडिशन चल रहा है। लेकिन ये 10,000 अब मैं किसी को पे नहीं कर रही हूँ, बिकॉज वो मेरा खुद का घर है और ना ही कोई मुझे पे कर रहा है, क्योंकि मैंने किसी को रेंट पर दिया ही नहीं है, ठीक। लेकिन फिर भी ये वैल्यू तो होती, ओके। सो इसी को हम बोलते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू, कि अगर आप खुद उसे यूज नहीं करते, अगर आप उसे रेंट के बेसिस पे दे देते तो आपको कितनी वैल्यू मिलती है, उसे हम बोलते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू। तो अगर कोई भी हाउस है तो उसकी जो इम्प्यूटेड वैल्यू वो हमें ऐड करनी होती है, वो इंक्लूड होती है हमारे नेशनल इनकम में। रीजन बीइंग कि उसकी वैल्यू में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। आपका जो घर है उसकी वैल्यू में इंक्रीज हो रही है, राइट, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए हमें इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज हमेशा इंक्लूड करना है, ओके। आई होप स्टूडेंट्स की जो 5th वाला पॉइंट है आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम क्या मतलब बताना चाहते हैं, ओके। फिर आता है चेंज इन दी स्टॉक ऑफ गुड्स और इन्वेंट्री विल बी इंक्लूडेड। देखो ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात हो गई कि ये हमें इंक्लूड करना है। क्यों करना है, सिंपल सी चीज है, बिकॉज हमें तो ये पता है कि हमारे फॉर्मूले में आता है, राइट। ये हमने अभी अपने फॉर्मूले में पढ़ा था कि वैल्यू आपकी जो जीवीए होती है, ओके, या फिर मैं बोलूँ जो वैल्यू एडेड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। फिर जो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक तो हमारे पर्टिकुलर फॉर्मूले में आ रहा है, अगर हम इसे नहीं भी बोलते तो भी हम इंक्लूड करते ही करते हैं, ठीक है। अब ठीक है, ये हमारे प्रिकॉशंस में आया है तो इसका हम कुछ रीजन भी समझ लेते हैं। सो चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड। क्यों इंक्लूड करना है, मान लीजिए कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जो ओपनिंग स्टॉक था वो था मेरा कुछ 100 यूनिट्स का, ओके। एट द एंड ऑफ द ईयर जो मेरा स्टॉक था, दैट मीन्स जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक था वो कितना था, वो था मेरा 200 यूनिट्स का। तो अब यहाँ पे 100 यूनिट्स का जो डिफरेंस आया है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कि ये है हमारा चेंज इन स्टॉक, राइट। और इसे हम इंक्लूड करेंगे अपनी कैलकुलेशन में। रीजन सिंपल सा है कि देखो ऑब्वियसली जब ये 100 से 200 पर गया है तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो वैल्यू है उसमें तो एडिशन हुआ ही होगा, राइट। कि आपने 100 यूनिट से 200 यूनिट्स तक गए हो अगर, तो ऑब्वियस सी चीज है कि आपने जो भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, जो भी आपके रॉ मटेरियल्स वगैरह होंगे, उनकी वैल्यू में एडिशन करा ही होगा, तभी तो आपके जो यूनिट्स है वो इंक्रीज हुए। इसलिए हम चेंज इन स्टॉक को इंक्लूड करेंगे अपनी कैलकुलेशन में, ओके। आई होप स्टूडेंट्स की आप लोगों को क्लियर होंगे कि चेंज इन स्टॉक को क्यों इंक्लूड करना है। और सिर्फ यही नहीं है, जो सारे हमारे पॉइंट्स है, जो सारे हमारे प्रिकॉशंस हैं, वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे कि क्या पर्टिकुलर रीजंस होते हैं या क्या पर्टिकुलर चीजें हमें इंक्लूड करनी है अपने नेशनल इनकम में और कौन सी नहीं करनी है, ओके। देखो मैं यहाँ पे नेशनल इनकम बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें नेशनल इनकम ही कैलकुलेट कर रहे हैं, इससे हम कोई भी एग्रीगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। बस चाहिए क्या हमें ये चाहिए कि वो जो कन्वर्जन के लिए जिस भी पर्टिकुलर वैल्यू की या टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास में हो, ठीक है। बाकी की हमें कोई भी इश्यू नहीं होता है, मैं नेशनल इनकम से कोई सा भी पर्टिकुलर एग्रीगेट फाइंड आउट कर सकती हूँ, ओके। और एक और चीज याद रखना है कि जो वैल्यू एडेड मेथड है उससे हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है, तो उससे हमें मिलता है अपना जीडीपी एट एमपी, ठीक है। तो मतलब कि आपको जीडीपी एट एमपी मिलेगा, जो फॉर्मूला हमने देखा वैल्यू एडेड मेथड में, और उसके बाद में आपको उस जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करना होता है नेशनल इनकम, दैट इज एनएनपी एट एफसी पर, ओके। आई होप स्टूडेंट्स की जो वैल्यू एडेड मेथड है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, इसके प्रिकॉशंस अच्छे से क्लियर होंगे और इसका जो फॉर्मूला और जो भी इसमें हमें इसका जो भी कंसेप्ट था वो अच्छे से क्लियर होगा, ओके। अब देखो हमारा फर्स्ट वाला मेथड हो गया, अब हम करेंगे अपना सेकेंड वाला मेथड, दैट इज इनकम मेथड। इनकम मेथड नाम से क्या समझ में आ रहा है कि इनकम से रिलेटेड या इनकम को बेसिस मान के हम अपना जो पर्टिकुलर मेजर है वो कैलकुलेट करने वाले हैं। तो बिल्कुल सही, हम इनकम को ही अपना बेसिस मानेंगे और उससे क्या करेंगे, उससे हम अपना जो भी नेशनल इनकम का कैलकुलेशन है वो सीखेंगे कैसे किया जाता है, ओके। आई होप स्टूडेंट्स की वैल्यू एडेड मेथड का एक एक कंसेप्ट, एक एक पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, कोई भी डाउट्स नहीं होंगे, ठीक।
थैंक यू।